अस्सलाम वालेकुम। स्किनर्स सेंटेंस फ्रेम थ्योरी ये है आज का हमारा टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में। ये सेंटेंस फ्रेम थ्योरी स्किनर ने क्यों पेश की और स्किनर थे कौन? स्किनर थे बी.एफ. स्किनर। बिहेवियरिज्म जो कि एक पूरा कॉन्सेप्ट है, वास्ट फील्ड है, उसके बानी। उन्होंने ही बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट पेश किया था और यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम थ्योरी पेश करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसका बैकग्राउंड हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो ये मैं पूरी अपनी प्रीवियस थियरीज़ के अंदर भी बताती गई हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं इससे कि जो लैंग्वेज थियरिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये बहुत ईगर होते हैं सोचने में और समझने में कि कैसे एक बच्चा जब बड़ा होता चल जाता है इतने कम अरसे के अंदर वो सेंटेंसेस को प्रोड्यूस भी करना स्टार्ट कर देता है और अंडरस्टैंड भी, चाहे वो कितने भी कॉम्प्लेक्स और न्यू सेंटेंसेस हो वो ये सारा काम कर लेता है। तो कैसे पॉसिबल है ये, इसके लिए एक थियरी पेश की गई थी जिसका नाम था नो बडी होल सेंटेंस थियरी। नोबडी इसीलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि ये थियरी किसने पेश की थी, और होल सेंटेंस थियरी इसीलिए क्योंकि इसमें इस थियरी के मुताबिक होल सेंटेंसेस यानी पूरे पूरे सेंटेंसेस को मेमोराइज किया जाता है स्पीकर्स की तरफ से और फिर उन्हीं को अकॉर्डिंगली इस्तेमाल किया जाता है जैसे भी उनकी ज़रूरत पेश आती है, उनको एक दूसरे के साथ कंबाइन करके या अकेले जैसे मर्जी। और इसमें कुछ चीज़ें थी जो अनएक्सप्लेन छोड़ दी गई थी, जिनको नहीं बताया गया था कि उनके बारे में कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं की गई थी, यानी कि नॉवेल्टी। नॉवेल्टी क्या होता है कि न्यू चीज़ें, न्यू सेंटेंसेस कैसे अंडरस्टैंड किए जाते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर ग्रामेटिकलिटी कि हमारे सेंटेंसेस ग्रामर के अकॉर्डिंगली करेक्ट होने चाहिए, तो ये चीज़ स्पीकर कैसे मैनेज करता है। और उसके बाद लॉन्गर सेंटेंसेस, और ये कि इनकी जो लेंथ है यानी कि जो इनके सेंटेंसेस की वर्ड लिमिट है वो कोई सिलेक्टेड या पहले से डिस्क्राइब वर्ड लिमिट नहीं होती, बल्कि हम जितने मर्जी चाहें उतने वर्ड्स कंबाइन कर सकते हैं और अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी नो बडी होल सेंटेंस थियरी, तो इसीलिए स्किनर ने 1957 में अपनी एक थियरी पेश की थी जिसका नाम था सेंटेंस फ्रेम थियरी। स्किनर इस थियरी के अंदर क्या कहना चाहते थे? स्किनर ये कहना चाहते हैं कि स्पीकर्स जो हैं वो स्टैंडर्ड पैटर्न या स्केलेटल फ्रेम्स को लर्न कर लेते हैं, उनको याद रख लेते हैं और फिर उन्हीं से सेंटेंसेस को बनाया जाता है यानी कंपोज किया जाता है। तो अब ये स्टैंडर्ड पैटर्न या स्केलेटल फ्रेम्स क्या होते हैं? स्किनर के मुताबिक फ्रेम्स ऐसे की रिस्पॉन्सेज से बनते हैं जो कि बेसिकली हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनको हम कहते हैं, यानी कि जो हमारे फ्रेम्स हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलके बनते हैं। और वो क्या होते हैं? जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये सब मिल के हमारा फ्रेम बनाती हैं। और जब एक स्पीकर के पास नॉलेज ऑफ फ्रेम्स होता है, जब उसको पता होता है कि फ्रेम्स को कैसे ऑर्डर करने, कैसे अरेंज करने, फिर वो उनको अपने दिमाग में सबसे पहले ऑर्डर करता है और ऑर्डर करने के बाद उनको क्वालिफाई और क्वांटिफाई करता है। जो क्वांटिफिकेशन का प्रोसेस है उसका मतलब है कि उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली उनके साथ वर्ड्स को ज्वाइन किया जाता है, जैसे द, ऑल, सम, इस टाइप के कुछ वर्ड्स लगा दिए जाते हैं जिससे उनका क्वांटिटी का अंदाज़ा उस सेंटेंस में हमें चीज़ों का हो जाए। फिर उसके बाद उसके साथ क्वालिफिकेशन की जाती है, यानी कि उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली उसके साथ वर्ड्स को अटैच किया जाता है। जैसे अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा दिया जाएगा, किसी से कंपैरिजन है तो लाइक या एज लगा दिया जाएगा, फिर इज़, वॉज और इस टाइप के हेल्पिंग वर्ब्स लगा दिए जाएंगे। तो फिर हमारा एक मुकम्मल सेंटेंस बन जाएगा, यानी कि जो हमारे फ्रेम्स हैं उन फ्रेम्स की क्वांटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन करने के बाद ही हमारे पास कोई सेंटेंसेस बन पाते हैं। और वो सेंटेंसेस जो होते हैं स्किनर के अकॉर्डिंगली स्पीकर्स इसी तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आगे एग्जांपल है कि अगर हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, एक स्पीकर के पास हंग्री और मैन, और उसने उन दोनों को लिंक करके एक सेंटेंस बना के बोलना है, तो वो कौन-सा फ्रेम यूज़ करेगा? वो फ्रेम यूज़ करेगा नाउन और एडजेक्टिव का, क्योंकि मैन जो है वो नाउन है और हंग्री जो है वो एडजेक्टिव है, तो पहले वो मैन को लेके आएगा, बाद में हंग्री को लेके आएगा, फिर इनकी क्वांटिफिकेशन करेगा। क्वांटिफिकेशन में द लगाएगा इसके पहले, फिर क्वालिफिकेशन करेगा, क्वालिफिकेशन में मैन के बाद इज़ लगाएगा, तो हमारा जो फाइनल सेंटेंस है तो वो द मैन इज़ हंग्री बन जाएगा। अब ये जो सेंटेंस बनाया है स्पीकर ने, उसमें इसने सबसे पहले एक फ्रेम इस्तेमाल किया, बेसिक फ्रेम। बेसिक फ्रेम कौन सा? नाउन एडजेक्टिव का फ्रेम। फिर उसके बाद इसकी क्वांटिफिकेशन की है, फिर क्वालिफिकेशन की है और उससे सेंटेंस बन गया। मतलब स्किनर के अकॉर्डिंग ये तरीक़ेकार है कि जिससे एक स्पीकर सेंटेंस को कंपोज़ करता है, यानी कि बनाता है। अब ये जो तरीका पूरा स्किनर ने बताया अपनी इस सेंटेंस फ्रेम थ्योरी के अंदर, इसके ऊपर चॉम्स्की ने एक क्रिटिसिज्म किया, कुछ ऑब्जेक्शंस उठाई। चॉम्स्की कौन थे? अमेरिकन प्रोफ़ेसर और पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे, बल्कि हैं, और वो सोशल क्रिटिसिज्म भी करते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम है। तो इन्होंने, नोम चॉम्स्की ने एक बुक लिखी, स्किनर्स जो बुक है, मतलब जिसमें उन्होंने अपनी थियरी पेश की थी, उसका एक रिव्यू लिखा। और वो नोम चॉम्स्की की जो बुक
है उसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया कि स्किनर की जो थियरी है उसके अंदर क्या-क्या ख़राबियाँ हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं जो गलत हैं इस थियरी के अंदर। तो इन्हीं के ऑब्जेक्शंस की लाइट में हम ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम इन्होंने क्या रेज़ किया कि इस थियरी के अंदर है वो है अनग्रामेटिकैलिटी का। उन्होंने कहा कि जो स्किनर की थियरी है ये डिस्टिंग्विश नहीं करती बिटवीन ग्रामेटिकल सेंटेंसेस एंड अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस और सेम फ्रेम स्किनर ने बेसिकली फ्रेम थियरी दी है ना, तो फ्रेम्स के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा चॉम्स्की ने कि अगर यही फ्रेम के ऊपर एक स्पीकर चलता है तो कुछ ऐसे फ्रेम्स भी होते हैं जो सेम होते हैं, लेकिन सेंटेंस जब हम उनमें बनाते हैं तो वो गलत बनता है, तो मतलब अनग्रामेटिकल बनता है। तो ऐसा क्यों होता है? अब इसकी एग्जांपल नीचे है। हमने यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखे हैं और दोनों में जो फ्रेम यूज़ हो रहा है वो हो रहा है NNVV, यानी नाउन नाउन वर्ब वर्ब। ठीक है, ये फ्रेम हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है। फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखें तो वो है द गर्ल बॉट चिर्प्ड, मतलब जो लड़की ने परिंदा खरीदा वो चिर्प किया। चिर्प यानी जो परिंदों के चहचहाने की आवाज़ होती है। तो सबसे पहला है द बर्ड, ये नाउन है, फिर दूसरा है द गर्ल, ये भी नाउन है, फिर बॉट वर्ब है और चिर्प्ड भी वर्ब है। अब ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा रेयर किस्म का है, मतलब ये फ्रेम इतना कॉमन नहीं है। बाकी चलो मैं फ्रेम की बात आगे जाके बताती हूँ। पहले हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है आयशा कैट बॉट चिप्ड। अब आप देखें इससे पहले मैंने एक साइन लगाया है, जिसको वो छोटा सा स्टार टाइप आपको साइन दिख रहा होगा। वो लगाने का मकसद ये होता है कि ये जो सेंटेंस है ये अनग्रामेटिकल है। जो भी गलत होता है उससे पहले हम ये लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब आयशा कैट बॉट चिप्ड इससे कोई मीनिंग नहीं बनता। चारों अलग अलग वर्ड्स हैं जिनका आपस में इस सेंटेंस को लिखने का कोई मकसद नहीं बनता। तो ये सेंटेंस इंतहाई अनग्रामेटिकल है, रॉन्ग है। तो अब आप देखिए दोनों के फ्रेम्स सेम है। पहले वाले में द बर्ड एक नाउन था, इधर आयशा एक नाउन है। फिर द गर्ल एक नाउन था, इधर कैट एक नाउन है। फिर बॉट और बॉट सेम इन्होंने वर्ब यूज़ किया है और ट्रिप्ड और ट्रिप्ड सेम वर्ब दोबारा यूज़ किया गया। तो मतलब फर्स्ट सेंटेंस इसी फ्रेम के साथ ट्रू है यानी ग्रामेटिकल है, और सेकंड सेंटेंस इसी फ्रेम के साथ रॉन्ग है यानी अनग्रामेटिकल है। तो यहाँ पे जो स्किनर है वो ये बात नहीं बताने में कामयाब हो पाया कि एक ही फ्रेम यूज़ करते हुए 2 सेंटेंसेस गलत कैसे बन रहे हैं, और जबकि हम फ्रेम्स जो हैं वो सेम यूज़ कर रहे हैं, हम नाउन वहीं लगा रहे हैं, वर्ब वहीं लगा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब कुछ लोगों ने इस पे ये एतराज़ उठाया कि ये जो फ्रेम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे पेश किया गया, ये फ्रेम ही बहुत रेयरली यूज़्ड है। ये फ्रेम तो इंग्लिश के बेसिक फ्रेम्स में आता ही नहीं है। बेसिक फ्रेम्स जो होते हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ करते। तो इस चीज़ को भी हम ईज़िली क्लैरिफ़ाई कर सकते हैं, जस्टिफ़ाई कर सकते हैं। वो कैसे कि ये जो फ्रेम है ये 2 फ्रेम्स का मिक्सचर है। एक फ्रेम एनवी जो कि बहुत बेसिक फ्रेम है इंग्लिश का, यानी कि नाउन वर्ब, वो वाला फ्रेम, और दूसरा फ्रेम एनवीएन यानी नाउन वर्ब नाउन। ठीक है? ये वाले जो 2 बेसिक फ्रेम्स हैं इंग्लिश के, ये इनका मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? वही हमने समझना है कि ये उन 2 का किस तरह का मिक्सचर है, लेकिन मिक्सचर है। तो अगर हम देखें तो इसमें से इसी सेंटेंस में से जो करेक्ट है द बर्ड द गर्ल बॉट चिर्प्ड, इसके अंदर से हम 2 फ्रेम्स अलग कर सकते हैं, यानी 2 सेंटेंसेस अलग कर सकते हैं। पहला क्या हो सकता है कि द बर्ड चिर्प्ड, क्योंकि वो बेसिकली बात क्या है कि वो परिंदा जो लड़की ने खरीदा वो चहचहाया, मतलब ये है सेंटेंस का उर्दू तर्जमा अगर मैं करूँ। तो अब इसमें 2 बातें हैं, एक कि लड़की ने परिंदा खरीदा था और दूसरी कि परिंदा चहचहाया था। तो अगर हम पहली बात देखें कि परिंदा चहचहाया था, अगर हम इसको लें फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिया है, तो उसका फ्रेम बनता है एन वी, यानी कि द बर्ड चिर्प्ड। तो इसमें हम द बर्ड जो कि स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं और चिर्प जो कि लास्ट वर्ड है वो हमने निकाला, तो हमारे पास एक फ्रेम एन वी बन गया। तो दूसरी बात क्या थी कि लड़की ने परिंदा खरीदा, तो द गर्ल बॉट द बर्ड, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ा। द गर्ल बॉट हमने बीच से उठाया, द बर्ड हमने स्टार्टिंग से लिया, और हमारे पास एन वी एन का फ्रेम बन गया, द गर्ल नाउन, बॉट वर्ब और फिर द बर्ड नाउन। तो ये हमारे पास 2 फ्रेम्स आ गए हैं। इन्हीं 2 फ्रेम्स के मिक्सचर से हमने ये सेंटेंस बनाया। लेकिन अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी आता है कि हमें कैसे पता कि बेसिक फ्रेम्स को कंबाइन किस तरीके से करना है, मतलब क्या पहले आए क्या बाद में आए, कैसा कॉम्बिनेशन बने। तो आई होप अनग्रामेटिकलिटी वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। ये जो इशू है, ये जो ऑब्जेक्शन है, ये वाली समझ आ गई होगी कि कैसे एक ही फ्रेम को इस्तेमाल करते हुए 2 अलग अलग सेंटेंसेस बन जाते हैं, एक ग्रामेटिकल दूसरा अनग्रामेटिकल। क्योंकि नेक्स्ट इशू पे जा रहे हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो लगी थी वो यही है कि बेसिक फ्रेम्स को कंबाइन कैसे किया जाए। तो ये है कि स्किनर की जो थियरी है वो सेंटेंस इंटीग्रेशन के बारे में हमें कुछ नहीं बताती, यानी कि सेंटेंसेस को एक दूसरे के अंदर मिलाया जाए, उनको इंटीग्रेट किया जाए। जैसे वहाँ हमने देखे कि एक सेंटेंस बीच में मर्ज हुआ हुआ दूसरे के, तो वो कैसे किया जाए। तो अभी उन्हीं को लेते हुए, इसी बात को लेते हुए हम 3 सेंटेंसेस 3 वेरिएशंस बना रहे हैं। सही आपको दिख रहा होगा कि दूसरे सेंटेंस से पहले मैंने मार्क किया हुआ है कि ये रॉन्ग है, तो इट मीन्स बाकी दोनों फर्स्ट और थर्ड ट्रू होंगे,
करेक्ट होंगे, ग्रामेटिकल होंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वो कौन सा है, द बर्ड चिर्प्ड एंड द गर्ल बॉट द बर्ड। मतलब हमने सेंटेंसेस को बिल्कुल अलग लिख दिया, पहला हमने द बर्ड चिर्प्ड लिख दिया, फिर एंड से हमने दूसरी बात को जोड़ दिया। लेकिन ये मकसद बेसिकली हम अचीव नहीं करना चाहते। ये सेंटेंस ट्रू है, बट ये तो वही बात हुई कि दो सेंटेंसेस हम ले रहे हैं, बीच में कंजंक्शन के थ्रू उनको मिला रहे हैं। तो मतलब एक तो तरीका हम ये कर सकते हैं कि दो सेंटेंसेस अलग अलग बोलें और उनको कंजंक्शन के थ्रू मिला दें। लेकिन बेसिकली यहाँ हमारी जो अप्रोच है वो ये नहीं है। हमारी अप्रोच है कि किस तरह से एक सेंटेंस को दूसरे में इंटीग्रेट यानी शामिल कर दिया जाए। तो ये कैसे करते हैं, उसके लिए हमने दूसरा सेंटेंस बनाया, वो है द बर्ड द गर्ल बॉट। ठीक है, यहाँ तक तो हमने बनाया द बर्ड द गर्ल बॉट, लेकिन आगे द बर्ड जिप्ड पूरा लिख दिया। तो क्या ये ठीक है? ऑब्वियसली नो, ये ठीक नहीं है। कैसे हो सकता है ये ठीक? द बर्ड द गर्ल बॉट तक तो बात समझ में आ रही है कि वो परिंदा जो लड़की ने खरीदा। द बर्ड चिप्ड, मतलब यहाँ पे खाली चिर्प्ड आना चाहिए, द बर्ड चिर्प्ड पूरा नहीं आना चाहिए। लेकिन ये हमें कैसे पता कि खाली चिर्प्ड आना चाहिए, द बर्ड नहीं आना चाहिए? वही तो बात है, ये एक स्पीकर को कैसे पता? तो इसको करने के लिए अब हम थर्ड सेंटेंस की तरफ आते हैं। तो मतलब स्पीकर इन मुश्किल में फंसने के लिए कि फंसने की बजाय कि कैसे मुझे ये पता चला, वो एक ईजी सेंटेंस चुनता है। वो है द बर्ड विच द गर्ल बॉट चिप्ड। आप देखें यूजुअली अगर बोला जाए, अगर स्पीकर्स बोले, तो वो इतने कॉम्प्लिकेटेड, जो हमने फ्रेम पहले यूज़ किया था NNVV वाला, जिसमें हम बोल रहे थे द बर्ड द गर्ल बॉट चिप्ड, जो कि इतना कॉमन नहीं है। तो उसके बजाय लोग ये विच और दैट के वर्ड्स यूज़ करने को प्रेफर करते हैं और वो यही यूज़ करते हैं, इस टाइप का सेंटेंस बनाते हैं। क्या? द बर्ड विच द गर्ल बॉट चिप्ड। आप देखें द बर्ड द गर्ल बॉट चिप्ड से ईजी ये वाला है, इसमें हमने एक वर्ड का एडिशन कर दिया है जो कि है विच। तो इस टाइप के जो वर्ड्स का हम एडिशन कर देते हैं या अपनी मर्जी से कोई इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यानी कोई चेंजेस लेके आते हैं, तो ये इनको चॉम्स्की कहता है ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स। अब स्किनर का प्रॉब्लम ये था कि स्किनर ने अपनी थियरी के अंदर कहीं पे भी ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स का कोई वर्ड यूज़ नहीं किया और ना ही इन ट्रांसफॉर्मेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी बात लिखी। उसका मकसद क्या था कि वो बिहेवियरिज्म का कायल है, मतलब बिहेवियरिज्म का फाउंडर है स्किनर। तो बिहेवियरिज्म क्या चीज़ होती है कि हर चीज़ हमारे बिहेवियर से ट्रिगर होती है, मतलब हमारा बिहेवियर जो है वो हर चीज़ के पीछे फोर्स होता है। लेकिन जो मेंटलिस्ट लोग हैं, जो मेंटलिज्म के थे, चॉम्स्की मेंटलिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेंटलिज्म वालों के अकॉर्डिंग बात क्या है कि हर चीज़ हमारे माइंड से और हमारी थिंकिंग से ताल्लुक़ रखती है। तो अगर हम अपनी मर्ज़ी से लैंग्वेज में और सेंटेंसेस में इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली ये चीज़ हमारे बिहेवियर से ताल्लुक़ कैसे रखेगी? ये तो हम अपने माइंड से काम करेंगे। जबकि लैंग्वेज जो है वो स्किनर कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो हम बिहेवियर के अकॉर्डिंगली याद करते हैं। वो कहते हैं कि लैंग्वेज बोलना एक बिहेवियर है और दूसरे भी लोग जब बिहेवियर यही वाला दिखाते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, तो हम उससे याद करते हैं और उनको देखा-देखी हम बोलते हैं। जबकि अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की वो कहते हैं ये मेंटलिस्ट एक अप्रोच है कि हम हमारे माइंड के अंदर पहले से ये चीज़ होती है कि लैंग्वेज कैसे प्रोड्यूस करनी है। हम सिर्फ दूसरों को देख के वर्ड्स ही सीखते हैं, बाकी सारा काम हमारा ब्रेन, हमारा माइंड करता है और हम इन ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स को खुद यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है पता लगता है कि सेंटेंस को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, एक दूसरे में कैसे शामिल किया जाए। तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की। सो ये चीज़ भी स्किनर की थियोरी को रॉन्ग प्रूव करने का एक सबब बन गई। आगे हम देखते हैं, आगे एक सिंपल सी एक और चीज़ चॉम्स्की ने एक और जो ऑब्जेक्शन उठाई थी वो ये थी कि रिक्वेस्ट और कमांड, कि अगर एक सेंटेंस बोला जा रहा है तो कैसे पता चले कि वो सेंटेंस रिक्वेस्ट की जा रही है या वो हमें कमांड दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो अब जैसे इसके लिए एक एग्जांपल उन्होंने दी है कि स्ट्रीक थ्रू द पाइनएप्पल फील्ड्स। स्ट्रीक का मतलब होता है कि तेज़ी से दौड़ना, भागना। वैसे स्ट्रीक का मतलब लाइन भी होता है, लाइन जो खिंची होती है कहीं, बट यहाँ पे जैसे सीधी लाइन में खींचने वैसे ही भागने को कहा गया है। यानी कि हम किसी को कह रहे हैं कि इन पाइनएप्पल फील्ड्स के दरमियान से दौड़ो या भागो या जाओ तेज़ी से, ठीक है? तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये वो बंदा जो हमें ये बोल रहा है वो हमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप ये करें या वो हमें ऑर्डर कर रहा है कि आप ये करें? तो इसके लिए भी स्किनर को खुद अंदाज़ा हो गया था कि ये प्रॉब्लम भी इसकी थियरी में है, क्योंकि उसके वो ये हम जानते हैं कि जो स्पीकर्स हैं, और स्किनर भी जानते हैं कि जो स्पीकर्स हैं वो ईज़िली इस चीज़ में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लेकिन कैसे करते हैं ये नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि इसमें भी कहीं न कहीं हम बिहेवियरिज़्म से हट जाएँगे और हम थोड़े मेंटलिज़्म की तरफ हो जाएँगे। तो जिधर भी ये चीज़ थी कि हम बिहेवियरिज़्म से हट के मेंटलिज़्म की तरफ हो जाएँगे, वहाँ पे स्किनर ने बात की ही नहीं है ताकि उनकी बिहेवियरिस्टिक अप्रोच कायम रहे। सो इधर हमारी थियरी जो है वो एंड होती है, क्योंकि मैंने तमाम तर व्यूज़ जो हैं स्किनर के वो हमने एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद चॉम्स्की ने क्या ऑब्जेक्शंस उठाई हैं वो सारी मैंने बताई हैं, और आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। तो इस तरह हमारी जो वीडियो है वो यहीं पे एंड होती है कि स्किनर की जो थियरी है वो भी फेल ही हो गई, और वो भी लैंग्वेज एबिलिटीज़ ऑफ स्पीकर्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करने में नाकाम रही। वो भी नहीं बता सकी कि कैसे स्पीकर्स इतनी सारी
एबिलिटीज़ रखते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड अपने अंदर। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़, मज़ीद कंटेंट आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।